साथियों, अध्यापक भर्ती 2022 की जो है लेवल प्रथम और लेवल 2 दोनों के लिए जो है अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन को लेकर जो मार्गदर्शन है निदेशालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस ऑफिशियली ऑर्डर में वो सारी बातें क्लियर है जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है सर माध्यमिक में स्कूल में दिए जा रही है या फिर प्राथमिक में दी जा रही है नियुक्ति या फिर हमें महात्मा गांधी में रहनी चाहिए। तो मैं आपको इसमें सारी स्थिति क्लियर करने वाला हूँ कि आपको सीनियर सेकेंडरी में किस स्थिति में पोस्टिंग मिल सकती है, अगर मिलती है तो फ्यूचर में क्या स्थिति रहेगी, किस प्रकार से समायोजन किया जाएगा, इन स्कूल्स में क्या क्या डिफरेंस है, आपको कहाँ पर पोस्टिंग लेनी चाहिए, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आपको इन ऑप्शंस का ध्यान रखना चाहिए। वो सारी जो बातें जो शिक्षा विभाग की जो टेक्निकली बातें होती है जो आप नहीं समझ पाते सीधा पढ़कर, वो सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूं। वीडियो को थोड़ा लंबा बन सकता है, थोड़ा आराम से वॉच कर लीजिएगा, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और काउंसलिंग में आपके लिए काफी हेल्प रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए यहाँ पर ये सामान्य शिक्षक विशेष शिक्षक दोनों के लिए मार्गदर्शन ये जारी कर दिया गया है और ये जो है आपको जिला आवंटन का काम है। लेवल 1 का जिला आवंटन का काम 9 से 11 तारीख के बीच में हो जाएगा, चाहे 9-10 को हो जाए चाहे 11 को हो जाए। लेवल 2 में भी हिंदी का रिजल्ट भी बहुत जल्द आपको परसों तक देखने को मिल जाएगा, शायद 8 तारीख को। उसके बाद विषयवार रिजल्ट आएंगे, ऐसे ऐसे डाटा निदेशालय बीकानेर पहुंचेंगे और बीकानेर से वहीं जिला आवंटन किया जाएगा और काउंसलिंग कार्यक्रम जारी हो जाएगा और आगे नियुक्ति प्रक्रिया होने वाली है। अब जो जिला स्तर पर जो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया होगी उसमें यहाँ पर इन पॉइंट्स का ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला पॉइंट है वो टीएसपी नॉन टीएसपी, ये तो आपको पता ही है, टीएसपी वालों को टीएसपी में ज्वाइनिंग मिलेगी और नॉन टीएसपी वालों को नॉन टीएसपी में ही मिलेगी और उसी क्षेत्रों के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। जिला आवंटन आपने जो फॉर्म भरते समय जो जिले आपने भरे थे आपको नए जिलों के हिसाब से आवंटन नहीं किया जा रहा है, मतलब जो 33 जिले जो पुराने हमारे जो जिले हैं उसी हिसाब से आवंटन किया जाएगा। फिर आपका स्कूल जिस भी जिले में आ जाता है वहां से आपके जो आदेश हैं वो जारी हो जाएंगे और आप उसी जिले में मर्ज माने जाएंगे। ये बात की जा रही है, मतलब नए जिलों के हिसाब से आपको जो है वापस जो चॉइस फिल करना और वो सारी प्रोसेसिंग नहीं करवाई जा रही है। तो मैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसी को ले रहा हूँ। यहाँ पर एक सबसे पहला जो एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पदस्थापन हेतु पत्रांक जो है ये तो कार्रवाई का है और पॉइंट नंबर 5 है यहाँ पर, जिनकी भर्ती एजेंसी में चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति है तो जिले में स्थान का आवंटन नियुक्ति अधिकारी द्वारा इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। तो आपको मतलब वही काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिला आवंटन हो जाएगा, जिस भी जिले में आपका आवंटन होता है वहां पर आपकी क्या की जाएगी, वरीयता सूची जारी की जाएगी और वरीयता सूची में भी पहले तलाकशुदा विधवा और उनकी जो क्रम है उसी हिसाब से आपको वहां बुलाया जाएगा, एकल महिला और फिर महिलाएं, उसके बाद फिर बॉयज की जो नंबर आएगा उसके बाद उनको बुलाया जाएगा। वहां पर आपके सामने स्कूल शो की जाएगी, उस स्कूल में से आपको चूज करना होगा। अब जिनके भी पहले पति या पत्नी संबंधी कोई प्रकरण है, जैसे मान लो पति पहले से शिक्षा विभाग में पोस्टेड है और पत्नी अभी सिलेक्शन हो रही है, तो आपको क्या करना होगा, डीओ ऑफिस में आपको सूचना देनी होगी, तो आपको जो है वरीयता मिल जाएगी। अगर पति पत्नी दोनों का अभी एक ही जिला आवंटित हुआ है तो वो भी अपना जो है आवेदन दे सकते हैं, तो उनको जो है पोस्टिंग में जो पुरुष अभ्यर्थी है उसको पुरुषों में सबसे ऊपर रखा जाएगा और महिला अभ्यर्थी में भी यही मामला है। पति पत्नी वाले प्रकरण में आपको 18/5/2020 का जो आदेश है उसके तहत आप जो है अपना जो है डी ऑफिस में आवेदन दे सकते हैं और आपको काउंसलिंग में जो आपका क्रमानुसार जो वरीयता मिलती है काफी बेनिफिट होगा उससे, वो आप फायदा उठा सकते हैं। नवचयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से विद्यालय आवंटित कर नियुक्तियां प्रदान की जाए, मतलब वही काउंसलिंग ही होगी, आपको सामने स्कूल चूज की जाएगी, आपके जो मेरिट क्रमांक है उसी अकॉर्डिंग आपको वहां बुलाया जाएगा और आप स्कूल चूज करेंगे, वो स्कूल आपके नाम से लॉक हो जाएगी और आपको सारा काम ऑनलाइन कार्यग्रहण हुई होगा, शाला दर्पण के थ्रू सारी चीजें होने वाली है। नवचयनित अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति पदस्थापन में ले निम्न प्राथमिकता निम्न प्रकार रहेगी। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता उसमें देखने को मिलेगी, यहाँ पर नवचयनित अभ्यर्थी हेतु प्रथमतः प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय की रिक्तियां प्रदर्शित की जाएगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, शिक्षा विभाग में एक बेसिक सी बात है, प्रारंभिक कौन सा और माध्यमिक कौन सा है। प्रारंभिक मतलब वो होता है जैसे शिक्षा विभाग में कोई पहले 1 से 5वीं तक का स्कूल है और 1 से 8वीं तक का स्कूल है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा के अधीन होते हैं और 1 से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल होते हैं, 1 से लेकर 12वीं तक और 1 से 10वीं तक तो भी हालांकि बच्चे भी नहीं है लेकिन फिर भी कोई स्कूल है 1 से 10वीं तक या 1 से 12वीं तक, तो वो आता है माध्यमिक में और 1 से 8 वाला आता है प्रारंभिक में। तो ये दो आप बातें समझ गए। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिएगा। अब जैसे मान लो आपके प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में रिक्तियां प्रदर्शित की जावे, अब जो विभाग का नियम है उस अनुसार क्या प्रारंभिक शिक्षा में ही नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, उसके बाद 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है या फिर जैसे जैसे रिक्तियां खाली होती है माध्यमिक में तो उनको प्रारंभिक से माध्यमिक में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से कई कारणों से जो है 6D नहीं हो पाई है, उसके बाद जो अधिशेष का जो स्टाफिंग पैटर्न है वो भी सारी चीजें रुकी हुई है, तो सारे टीचर्स प्रारंभिक शिक्षा में भरे हुए, माध्यमिक शिक्षा के भी पद ऑलरेडी खाली है बहुत से जिलों में, तो अभी नियुक्तियां जो देनी थी उसमें क्या थी, पदों को लेकर समस्या हो रही थी। तो इसका शिक्षा विभाग ने नियम जो रास्ता निकाला है कि सबसे पहले तो आपको प्रारंभिक शिक्षा में मान लो आपके क्षेत्र में लेवल 1 या लेवल 2 में 1 से 8 तक की स्कूलों में जो भी
1 से 5 या 1 से 8 तक में सीटें खाली हैं, तो सबसे पहले तो उन सीटों को उनको भरने के लिए रिक्तियां प्रदर्शित करनी है। उसके बाद अगर उन पद की रिक्तियां कम हैं तो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय भी आपको इसमें शो किए जा सकते हैं, और वो रिक्तियां भी आप प्रारंभिक या माध्यमिक की, पहले तो प्रारंभिक की शो होगी, उसके बाद माध्यमिक की भी होगी। तो मतलब आपको अगर आपका जो है आपको वहां पर ऑप्शन में दिख रही है माध्यमिक स्कूल शो हो रही है, तो आप चाहे तो वो स्कूल भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, आपका जब भी स्टाफिंग पैटर्न और जो प्रोसेसिंग होगी, वापस समायोजन वाली जो प्रोसेस होगी, तो आपको वापस प्रारंभिक में भेजा जाएगा। मतलब अगर आप लेवल 1 के टीचर अभी नई भर्ती से आप लग रहे हैं और पहली से 8वीं या पहली से 10वीं तक की स्कूल चूज करते हैं, तो आप वहां अस्थायी नहीं है, वहां पर बाद में वापस शिक्षा विभाग की प्रक्रिया होगी। 2018 में भी ये चीज हो चुकी है लेवल 2 वालों के साथ। उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में नियुक्तियां दी थी, फिर बाद में वापस उनको प्रारंभिक शिक्षा विभाग में वापस उनको मर्ज किया गया था। तो आपका जो पोस्टिंग है वो कुल मिलाकर अस्थायी रहेगी। तो आपको कोशिश ये करनी है, आप लेवल 1 के हैं तो पहली से 5वीं या पहली से 8वीं स्कूल मिल रही है तो वहीं चूज करें। लेवल 2 में है तो पहली से मतलब जो पहली से 8वीं तक की उच्च प्राथमिक वाली जो लेवल 2 के पद होते हैं उसी को चूज करने की कोशिश रखें, ताकि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो अस्थायी रहेगी। आपको बाद में कहीं और फिर कहीं शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बाद में पद भी भर जाएंगे और आप वापस वहां से हटाया भी जाएगा आपको, तो वो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं मिल रही है तो फिर लेनी है, उसमें ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी पद खाली नहीं है। लेकिन जैसे 6D वगैरह प्रोसेस कर देंगे तो प्रारंभिक में भी पद खाली हो जाएंगे, तो हो सकता है उस समय आपको और पास में भी मिल जाए स्कूल। मतलब आप अपने स्कूल पास में मिल रहे हो उस हिसाब से देख सकते हो, बाकी कुछ ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी महात्मा गांधी स्कूल है उनको भी छोड़ा जाएगा, और महात्मा गांधी स्कूल का अवसर किनको दिया जाएगा, जिन नवचयनित अभ्यर्थियों के द्वारा उच्च माध्यमिक या स्नातक अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण कर रखी है। मतलब आपने 12th अगर इंग्लिश मीडियम में कर रखी है या ग्रेजुएशन अगर आपने इंग्लिश मीडियम में कर रखी है लेवल 2 वालों के लिए, तो आपको महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय भी आपको आवंटित किया जा सकता है, और उसके लिए भी आप अपनी चॉइस है वो दे सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है, महात्मा गांधी राजस्थान सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पहली से लेकर 12वीं तक की जो स्कूल से इनको चलाया जा रहा है, और यहाँ पर क्या इंग्लिश मीडियम में बच्चों की पढ़ाई होती है। तो आप खुद अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप अपने डीओ ऑफिस में अपनी परिवेदना अपना जो आवेदन है वो देंगे, तो आपको महात्मा गांधी स्कूल भी आवंटित किया जा सकता है। अगर आपके घर के नजदीक में है और आप पोस्टिंग लेना चाहते हैं तो आपके एरियाज में है, तो आपको बहुत अच्छा बेहतरीन अवसर मिल रहा है। और महात्मा गांधी स्कूल्स में न रिसोर्सेज की कमी है, सरकार का बहुत अच्छा फोकस है, पढ़ाई के लिहाज से देखा जाए तो बहुत शानदार काम वहां पर चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नवचयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन इस शर्त पर किया जाए कि उनके नियुक्ति आदेश में भी लिखा जाएगा, क्योंकि अगर सेटअप परिवर्तन से अध्यापक उपलब्ध होने पर पुनः प्रारंभिक शिक्षा विभाग में विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। मतलब जो भी अभी नई पोस्टिंग में जो माध्यमिक शिक्षा में जाएंगे पहले से 10वीं या पहले से 12वीं तक की स्कूल में, वो सेटअप का काम होते ही वापस उनको प्रारंभिक में भेजा जाएगा। ये बात तय है कि आप वहां पर नहीं रहेंगे, आपके नियुक्ति आदेश में भी ये सारी बातें लिखी रहेगी। नवचयनित अभ्यर्थी पदस्थापन है तो आवश्यक रिक्तियां कम हो रहती है, तो आवश्यक रिक्तियों की सीमा तक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की रिक्तियों को भी काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। और महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय में पदस्थापन इस शर्त पर किया जाए कि अन्य विद्यालयों में रिक्तियां उपलब्ध होते ही महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में साक्षात्कार और जो एग्जाम की जो प्रोसेसिंग होती है वो करेंगे, तो ही आपको अस्थायी मिलेगी। मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं है और आपको मान लो रिक्तियां नहीं है और आपको महात्मा गांधी स्कूल में पोस्टिंग मिल रही है, तो आपको बाद में जो महात्मा गांधी स्कूल का जो एग्जाम और इंटरव्यू की प्रोसेस होती है वो अगर आप पास करते हैं तो आपको महात्मा गांधी स्कूल में रखा जाएगा। वो अगर आप पास नहीं कर पाते तो आपको वापस हिंदी मीडियम स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। बहुत सारी बातें इसमें। और यहां पर एक और बात क्लियर की गई, उक्त सीधी भर्ती में लेवल 2 विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की संख्या इन विषयों के रिक्त पदों से अधिक होती है। मतलब वहां पर पद रिक्त कम होते हैं, तो इनको आवश्यकता अनुसार अध्यापक लेवल प्रथम, मतलब यहां पर ये सीधा सीधा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका भी उल्लंघन किया गया। लेवल 2 के अगर कहीं पद रिक्त नहीं है तो उनको लेवल 1 के पद विरुद्ध भी उनको पोस्टिंग दी जाए, इस प्रकार की भी इन्होंने बात यहां पर की है। और उनको एक बार पोस्टिंग दी जाए, उसके बाद फिर वापस उनका जो पद सेटअप परिवर्तन हो जाए तो उनको मूल पदस्थापन किया जाए। तो लेवल 2 वालों को लेवल 1 के पद पर भी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। इस प्रकार की यहां पर बात हमें देखने को मिल रही है। अध्यापक लेवल द्वितीय के पद पर नवचयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय लेवल द्वितीय के आवश्यक रिक्त पद नहीं होने पर सर्वप्रथम तो देखो, सबसे पहले लेवल 2 वाले की जो काउंसलिंग होगी उस समय मान लो रिक्त पद कम है जिले में और अभ्यर्थी ज्यादा है नियुक्ति वाले, तो सबसे पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लेवल प्रथम के रिक्त पदों पर आपको लिया जाएगा। उसके बाद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेवल प्रथम के रिक्त पदों पर लिया जाएगा, और उसके बाद फिर उच्च माध्यमिक और उच्च प्राथमिक में लेवल पदों को शामिल करते हुए इनको किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर सरकार ने यह कोशिश की है कि पद रिक्तता की कहीं भी समस्या है तो परिस्थिति अनुसार डीओ ऑफिस निर्णय ले सकते हैं और उनको पोस्टिंग दे सकते हैं। बाकी आपके क्या हित में, मैंने इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें कही है। आप जो प्राथमिक में रहेंगे वहीं स्थायी रहेंगे, माध्यमिक में जाएंगे तो आपको सेटअप परिवर्तन के बाद वापस आपको प्रारंभिक में शिफ्ट किया जाएगा, तो आप उस अनुसार देख सकते हैं, अपना निर्णय ले सकते हैं। आपको जिस हिसाब से जहां पोस्टिंग मिल रही है आप अपना डिसीजन है वो ले पाएंगे।
लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को लेवल प्रथम के जो पद है उसी पर पदस्थापन दिया जाएगा, उनको लेवल 2 में नहीं लिया जाएगा, लेकिन लेवल 2 वाले लेवल 1 के पद पर पदस्थापन किया जा सकता है। उपलब्ध रिक्तियों की पदवार विद्यालयवार सूची प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध करवाई जाएगी। नवचयनित अभ्यर्थियों को जो विज्ञप्ति अनुसार पूर्व के जो 33 जिले हैं उसी हिसाब से नियुक्ति और पदस्थापन का कार्य होने वाला है। ये सारी बातें इस निर्देश में कंप्लीट क्लियर हो रही हैं और बहुत ज्यादा काम की बातें मैंने इस वीडियो में कंप्लीट फुल इंफॉर्मेशन और बहुत सरल भाषा में आपके लिए ये उपलब्ध करवाया है। बाकी एक आप पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट पूछते रहते हैं, तो उस ऑर्डर में जाकर हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आप ये जो देख पा रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति का एक आदेश है, जिसमें शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान का निकाला गया आदेश है, जिसमें आपको स्पष्ट लिखा है। आप पूछते हैं पुलिस वेरिफिकेशन अभी अप्लाई करें या बाद में अप्लाई करें, उस बारे में आप पूछते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहले का एक आदेश है जिसमें लिखा है कि जिला आवंटन के पश्चात के स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो आप ये ध्यान रखें, जिला आवंटन की जैसे प्रोसेस होती है कम से कम 7-8 दिन तो और लगना ही है, उसके बाद इतना भी जल्दी काम नहीं हो जाएगा। तो आप 6-7 दिन में आराम से अपना पुलिस वेरिफिकेशन बना सकते हैं। तो आपको जैसे जिला आवंटित कर दिया जाता है, आप अपना ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद आप उसको कर देंगे तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो बनकर आ जाएगा और वो पुलिस वेरिफिकेशन मान भी लिया जाएगा। वैसे पुलिस वेरिफिकेशन के मामले में ये होता है कि ये जो होता है कुल मिलाकर आपको पीओ जो होता है, आपको जो भी स्कूल मिलेगी वहां पर जो पीओ महोदय होंगे उनको देखना है, वो बाकी और कोई नहीं देखने वाला। उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट केवल वही देखेंगे, बाकी डीवी की सारी प्रोसेस आपकी पहले ही हो चुकी है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आप पुराने लेके जाते हो तो भी वो मान जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई जो सीट पे बैठा है उसने क्या दिमाग में, वो सारी बातें रहती है। बाकी इसका कोई फिक्स नियम नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा की मैं अगर राउंड फिगर बात करूं तो अब जिला आवंटन जैसे ही आपको होता है, पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई करें, अपने थाने में सारे डॉक्यूमेंट्स दें और पुलिस वेरिफिकेशन आप तैयार करवा सकते हैं। और हेल्थ सर्टिफिकेट की प्रोसेस भी आप उसके इर्द गिर्द थोड़ा हेल्थ सर्टिफिकेट और थोड़ा लेट बनाना, बाकी इतना जल्दी बना लोगे तो फिर वो समस्या रहती है। बाकी हेल्थ सर्टिफिकेट का नियम तो ये है, आपका जो ऑर्डर निकलता है उसके बाद आपको बनाना है, लेकिन उसमें क्या 2-3 दिन टाइम लग जाता है। तो आप 2-4 दिन के जो टाइम रहता है आपको पता लग रहा है तो आप उस समय हेल्थ सर्टिफिकेट भी तैयार कर सकते हैं। नॉर्मली जिले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको जो है अपना हेल्थ सर्टिफिकेट तैयार करना होगा। अपन ने जो शिक्षा विभाग के जो निर्देश जारी हुए वो सारे देख लिए। अब आपको एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं सारी इंफॉर्मेशन, सारी अपडेट्स हैं वो लगातार मैं डालता रहता हूँ, दिशा निर्देश वगैरह, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको भर्ती संबंधी और उस काउंसलिंग के कैलेंडर संबंधी और कुछ शंकाएं हैं, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो और बनाया है, उस वीडियो को आप वॉच कर लोगे तो आपको एक भी शंका नहीं बचेगी और आप इसी वे में सारी बातें समझ पाएंगे। तो साथियों मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा जो भी चयनित अभ्यर्थी, ताकि वो और अच्छे से समझ सकें, अपनी स्कूल है वो चूज कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।